दो क्लासेस आप लोगों की चलेगी बिहार करंट अफेयर्स की, जिसमें बिहार के एक साल के वो सारे न्यूज़ होंगे जो इसमें छूट जा रहा है नेशनल लेवल पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, बिहार करंट अफेयर्स या बिहार समसामयिक। चलिए शुरू करें। बिना ऑप्शन का नहीं बनता है। करंट अफेयर्स में आप लोग को करना क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो नोट्स वगैरह सब आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई सा भी मैगजीन वगैरह सभी पढ़ रहे हैं ना, तो उसको बार बार ना हाइलाइटर से या मार्कर से या ये पेन से रगड़ते रहिए। एकमात्र उपाय वही है, ठीक है। सबने यही किया है, मतलब दुनिया में किसी को भी, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे करते रहे। चलिए शुरू करें। अच्छा, चैट नहीं दिख रहा है अभी, किसी का आया नहीं है। चलिए, गुड आफ्टरनून। आस्था आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स का भी स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, अब जुड़ गए सभी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आइए, लास्ट मंथ में आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने जून 2021 कवर किया था, मई और जून 2021, ठीक है। तो अभी भी कोविड का ही प्रभाव है, कहने का मतलब जुलाई में भी आपको कोविड का प्रभाव दिखेगा, और जुलाई में भी मैक्सिमम इवेंट्स जो है वो नहीं हुए थे, ठीक है। सेकेंड वेव जो आई थी, तो सेकेंड वेव की वजह से बहुत ज़्यादा खुला नहीं था, दुनिया पूरी तरह से खुली नहीं थी, डर डर के जी रही थी। अभी तो देखिए थर्ड वेव की भी बात हो रही है, एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो आ रही है। तो खैर वो तो बाद की चीजें हैं, पहले हम लोग इसको जुलाई को कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि जुलाई में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं, घटना हुई है, कोई पर्सन या कोई प्लेस जो न्यूज में रही है। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रांत की बात कर लेते हैं। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो आपको ये पता होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर, आप लोग जानते होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर किसको कहते हैं, विमान वाहक पोत, यानी एक ऐसा बड़ा सा जहाज जिसमें इंडियन एयरफोर्स, ये क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको कैरी करके समुद्र के बीच में कहीं पे भी रखा जा सकता है, और इसका इस्तेमाल रनवे के रूप में किया जा सकता है। यानी बहुत सारे क्या कहते हैं फाइटर प्लेन को एक साथ किसी विमान में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और या बेस बना करके किसी भी देश पे हमला करना, उसके किनारे पे कहीं पे इसको खड़ा कर देना, उसे बेस के रूप में यूज करना और फाइटर प्लेन से वहां पे अटैक करने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो इससे पहले भी भारत के पास बहुत सारे ये थे, क्या कहते हैं उसको, एयरक्राफ्ट, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर तो थे, लेकिन वो सबके सब जो थे उनके नाम भले इंडियन थे, आप लोगों ने सुने होंगे, आईएनएस विक्रमादित्य वगैरह सभी आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन वो सबके सब नेम हम लोगों ने बाद में रखे थे। पहले हम लोगों ने किससे खरीदा था, वो रशिया से, ठीक है। हम लोगों ने रसिया से या तो सेकेंड हैंड खरीदे थे, या फिर अगर हम लोग देखें नया नहीं खरीदा था, ज्यादातर हम लोगों ने रूस से ही खरीदे थे, पुराने वाले ही, और उसको मरम्मत करवा करके इंडियन नाम दिया था। तो आईएनएस विक्रांत इस मामले में आपके लिए एक यूनिक होगा कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो पूरी तरह से भारत में बनाई जा रही है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये मिलेगा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अगर पूछे, ठीक है, तो वो कौन सा होगा आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस विक्रांत को उम्मीद है कि इसे 2022 तक किसमें शामिल कर लिया जाएगा, इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया जाएगा औपचारिक रूप से, ठीक है। अगर हम लोग देखें आईएनएस विक्रांत के बारे में तो और भी एक दो इन्फॉर्मेशन जान ले, जैसे कि इसको बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो इसको बनाया जा रहा है कोचीन में। कोचीन में क्या है, तो कोची या कोचीन जिसको कहते हैं, तो वहां पे कोचीन शिपयार्ड है जहां पे इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। कहाँ पे है ये, केरल में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भारत के पास जो कोचीन शिपयार्ड है वो यहाँ पे केरला में है, उसके बाद विशाखापत्तनम में है शिपयार्ड, उसके बाद जाकर के कोलकाता में शिपयार्ड है जहाँ पे जहाज बनती है, उसके बाद जाकर के मुंबई के पास कौन सा है जी, चलिए बिल्कुल गुजरात में भी है। तो आगे तो कोचीन शिपयार्ड में इसका निर्माण किया जा रहा है आईएनएस विक्रांत का। इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है। वन महोत्सव हर साल मनाते हैं, ज्योग्राफी में भी मैंने कराया होगा, याद होगा आप लोगों को। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले सप्ताह में हम लोग क्या मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में। इसका
कहने का मतलब है कि इसको मनाने के पीछे मकसद क्या होता है जी? हाँ हाँ, पेड़ पौधा लगाना, उसके संबंध में जागरूकता, ताकि लोगों को पेड़ पौधा लगाने के लिए क्या किया जा सके, ठीक है, मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो पेड़ पे नाम लिखने से अच्छा है क्या जी? बाबू सोना का नाम पेड़ पे लिखने से अच्छा है बाबू सोना के नाम पे एक पेड़ लगा दे क्या? चलिए, हाँ वो तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा आगे। खैर, नहीं तो दानिश तो ताजमहल ही बना सकता है ना क्या? बिल्कुल। चलो अच्छा, काम चल रहा है। भारत नेट परियोजना क्या है बताइए आप लोग, क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो है वो ये है कि मोबाइल टावर के द्वारा जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो हाई स्पीड नहीं होती है। हाई स्पीड, अगर आपको और ज़्यादा स्पीड अगर डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स ही कहते हैं उसको, इंग्लिश हिंदी में भी कहते हैं, तो वो बिछाया जाएगा और पूरे भारत में एक तरह से इसको जोड़ा जाएगा, ताकि आगे जो फ्यूचर में 5G नेटवर्क जो है, जो फास्टेस्ट नेटवर्क बनेगी, 4G से ज़्यादा फास्ट होगा 5G, तो उसके लिए एक बेस भी तैयार हो सके और भारत का हर भाग जो है वो हाई स्पीड डाटा के साथ जुड़ सके। क्योंकि बिहार में अभी भी आप जाएंगे तो मोबाइल इंटरनेट तो एक लिमिट तक तो है उसकी स्पीड, लेकिन वो स्पीड सभी काम के लिए नहीं है। वो लॉकडाउन में हम लोगों ने भी देखा था कि जैसे अगर कोई टीचर चला जाए अपने गांव में और वहां से बोले कि मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, तो वो स्पीड नहीं है जो यहाँ पे दिल्ली में है, पॉसिबल नहीं है, वो मोबाइल वाली स्पीड से वो नहीं चल सकती है क्लासेस। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो भारत नेट परियोजना क्या है, तो भारत नेट परियोजना जो है जून में मंजूरी दे दी गई है और ये एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा करके पूरे भारत को एक नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। शुरुआत में इसमें कितने राज्य है? 16 राज्य के लगभग सभी गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जहां पे ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, बिहार नहीं है, इस 16 में बिहार नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये बिहार में, इन 16 में अभी बिहार नहीं है। आगे बिल्कुल। अंटार्कटिका चर्चा में रहा। अंटार्कटिका क्यों चर्चा में रहा? सभी कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा तेजी से अगर टेम्परेचर बढ़ने की दर है वो किसका है? अंटार्कटिका का है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि बाकी के कॉन्टिनेंट्स में तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा रहता ही है, तो उसमें बढ़ता है तो कुछ परसेंट बढ़ोतरी होती है। अंटार्कटिका में बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रही है और उसका परिणाम क्या हो रहा है? नीचे दिख रहा है आपको, ग्लेशियर्स सारे के सारे पिघल रहे हैं और ये एक खतरे का संकेत है। तो सबसे ज्यादा तेजी से अगर देखेंगे तो 18.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो अभी तक के अंटार्कटिका का मैक्सिमम है। ये अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं की गई थी जितना कि 1 जुलाई 2021 को रिकॉर्ड की गई है, 18.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आगे, तो रिकॉर्ड इसने बनाया है सबसे ज्यादा तेजी से, किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा तेजी से 50 साल में 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ी है। चलिए, उत्तराखंड में सीएम चेंज हुए हैं और जुलाई में इन्होंने शपथ ली है। क्या नाम है इनका? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बनाए गए हैं। और यहीं से आपको एक चीज सूचना मिल जाएगी, एक तो पूछेगा कि उत्तराखंड के हाल ही में सीएम बने हैं, उनका नाम पूछ लेगा, या पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के सीएम बनाए गए हैं हाल ही में, ऐसे करके 2 क्वेश्चन बनेंगे। और एक फैक्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा स्टेट एंड देयर गवर्नर। तो यहाँ पे एक स्टेट की चर्चा हो रही है जिसमें गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ पे गवर्नर है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको और मिल गई कि उत्तराखंड के गवर्नर या राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और एक और आपको मिल गई, पॉलिटी में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर दिलवाते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। और अगर गवर्नर ना हो उस समय तो चलिए, क्रॉस क्वेश्चन, चीफ जस्टिस। वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हाई कोर्ट का। चलिए, आई लगाएंगे तो इंडिया हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, चलिए, भावनाओं को समझेंगे। आगे, जेफ बेजोस, ठीक है, ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया। हाँ,
हाँ, कंपनी कहने का मतलब है कि जेफ बेजोस जो है वो फाउंडर भी है, अपने कंपनी के सीईओ भी है, ठीक है। तो ऑफिशियल देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसमें एक तो होता है उसका संस्थापक होता है जो उसका मालिक होता है ऑफिशियली, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि वो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है उसमें वो सैलरी के रूप में सैलरी भी लेता है और वो उसमें काम करता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई दुकान ये है, कोई कंपनी है, तो उस कंपनी एक्ट में ये प्रोविजन होता है कि कोई भी कंपनी का अगर सीईओ होगा या प्रेसिडेंट होगा, वो उसमें स्टाफ में काउंट होगा, उसके लिए उसको अलग से सैलरी मिलती है। और बाकी अगर वो उसकी संपत्ति है, कंपनी है, तो वो उसका शेयर जितना परसेंट का है उतना का प्रॉफिट का भागीदार होगा। अगर कुछ शेयर उसने बेचे हैं मार्केट में तो वो उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कंपनी में वो एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको सैलरी भी दी जाती है, वेतन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियली इन्होंने क्या किया, जेफ बेजोस ने रिटायरमेंट ले ली अमेजन कंपनी से, ठीक है। ऑफिशियली अब ये एक्टिव रूप में काम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन बना है देख लीजिए, एंडी जेसी। तो एंडी जेसी ऑफिशियली अब यहाँ के क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट एंड सीईओ, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ यहाँ पे बन जाएंगे एंडी जेसी। ये नए चेंज हुए, ये आपसे पूछ सकता है। हालांकि ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे, ठीक उसी तरह जैसे रतन टाटा हैं अभी, ठीक है। कहने का मतलब है कि औपचारिक रूप से ही रहेंगे, लेकिन ऑफिशियली जो है एक्टिव रूप में ये काम करेंगे, ठीक है। आगे एंडी जेसी याद रहेगा। चलिए आगे, अमेजन के बारे में एक गैरेज के रूप में 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके और भी कई सारी कंपनी है, जैसे एरोस्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ये स्पेस टूरिज्म का काम करती है, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अमेजन से रिलेटेड काफी है। जेफ बेजोस जिसने रिटायरमेंट ले लिया और उनकी जगह कौन बने हैं, सीईओ, ठीक है। चलिए एंडी जेसी बने हैं, इतनी इंफॉर्मेशन काफी। नेक्स्ट चलिए, एक सुबह ये सूचना आई 7 जुलाई को सुबह सुबह कि हमारे सबसे महानतम कलाकार में से एक फिल्म इंडस्ट्री के हमारे बीच नहीं रहे। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया था, चर्चा में रहे थे, और एक समय क्या थे, इनको फर्स्ट खान माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के पहले खान ये है। हाँ हाँ, लीजेंडरी खान कह लीजिए या पहले खान कह लीजिए। और फिर अगर देखें औपचारिक रूप से, तो अगर इनका देखें तो असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, और दिलीप कुमार नाम से इन्होंने फिल्म में काम करना शुरू किया और इतने प्रसिद्ध हो गए कि भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। फाइनली अगर हम लोग देखें तो इनकी 7 जुलाई को सुबह के टाइम पे इनकी, हाँ नहीं पूछेगा आपसे, हाँ नहीं, एक देखिए, एक फैक्ट तो ये पूछ लेगा कि रियल नेम इनका क्या है। तारीख नहीं पूछेगा, 7 जुलाई मैंने इसलिए दे दिया ताकि आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आगे है, जो जो चीजें पूछी जा सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग, तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गया कि चलिए दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता थे, ठीक है। जुलाई में इनका निधन हो गया। असली नाम इनका क्या था, मोहम्मद यूसुफ खान था इनका नाम। पाकिस्तान में जन्म हुआ था, ठीक है। बॉलीवुड के फर्स्ट खान कहे जाते हैं, पहला खान है ये। और उसके बाद जाकर के अगर देखें तो 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वालों में से ये भी है, 8 टोटल मिल चुका है। पद्म भूषण पद्म विभूषण मिल चुका है इनको ऑलरेडी, हालांकि भारत रत्न नहीं मिला है। आप एक चीज बता दूं, लेकिन फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1994 में मिल चुका था। इनके बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये राज्यसभा के सांसद भी रहे थे, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में ये चुने गए थे और इनको भेजा गया था, तो राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है निशाने इम्तियाज, जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है, भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है। तो वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान होता है निशाने इम्तियाज। तो एक ठीक इसी तरह जैसे एक भारतीय व्यक्ति को, दिलीप कुमार साहब को, पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज दिया हुआ है, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान दिया हुआ है। इसी तरह से भारत का जो भारत रत्न है, एक पाकिस्तानी व्यक्ति को भारत ने भी दिया हुआ है। क्या नाम है उनका, एक जैसे भारत का सबसे, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, अवार्ड होता है, वो निशाने इम्तियाज है, जो एक इंडियन को पाकिस्तान ने दिया है। तो एक पाकिस्तानी को भी इंडियन ने भारत रत्न दिया हुआ है। क्या नाम है उनका, पता होना चाहिए। एकमात्र पाकिस्तानी, खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। हाँ हाँ उनको, हाँ हाँ नहीं नहीं, पाकिस्तान का जो वो है ना नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, जिसको खैबर पख्तूनिस्तान अभी कहते हैं, ठीक है। उस जमाने में उसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहते थे, उसमें वो थे खान अब्दुल गफार खान, तो उनको मिला हुआ है। और एक दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति को भी मिला हुआ है, किनको, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। चलिए, तो
समझ में आ गया। निशाने इम्तियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है। आपसे यही पूछेगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किस भारतीय अभिनेता को मिला हुआ है, ये ऐसे करके पूछ सकता है। दिलीप कुमार नहीं देकर का कुछ चीजें तो आप लोग को याद होगी, ऐसे करके पूछ लेगा, उसमें शाहरुख खान वगैरह सब भी डाल देगा, तो हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाए शाहरुख खान आमिर खान को लेकर के। तो निशाने इम्तियाज किनको मिला हुआ है? दिलीप कुमार साहब को मिला हुआ है। बाकी उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है, ये बेसिक चीजें हैं, ये सब पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन तभी मैंने दे दिया। जैसे कि कौन कौन सी फिल्में इन्होंने काम किए थे, आप लोगों ने ज्यादा फिल्में देखी भी होगी, इसमें से देवदास देखा ही होगा, मुगले आजम देखा ही होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए आगे। नहीं, पुरानी फिल्में समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है उसमें। खैर, हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे। जैसे हमारे नीतीश चाचा 7वीं बार बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ये 6 बार मुख्यमंत्री रहे, एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे ये, और इनकी मृत्यु हो गई अभी जुलाई में। तो आपसे पूछेगा कि जुलाई में या हाल ही में वीरभद्र सिंह की मृत्यु हो गई, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के किस, हाँ, इनकी वाइफ सांसद है, किस पार्टी से संबंधित थे ये भी पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान जी में पूछ चुका है कि उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कौन से पार्टी से की थी। बिल्कुल, वेरी गुड, तो ऐसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो वीरभद्र सिंह कांग्रेस के पूर्व नेता थे, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और जुलाई 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। एस्ले बार्टी, ठीक है, कहाँ के हैं? चेक रिपब्लिक के हैं। क्यों चर्चा में रही? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कौन से देश में होती है? कौन सा जीती है पहले देख लीजिए। विंबलडन, विंबलडन कौन से देश में होती है? जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे ये होता है ना, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप या T20 चैंपियंस ट्रॉफी एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है, वैसे साल में जो टेनिस होती है ना, टेनिस के 5 टूर्नामेंट होते हैं, और जो सबसे ज्यादा ये प्रतिष्ठित माने जाते हैं 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डेविस कप। तो डेविस कप में जो खिलाड़ी होता है वो कंट्री से के तरफ से रिप्रेजेंट करता है खुद को, ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है अपने देश की तरफ से। इंडियन फ्लैग, अगर इंडियन कोई खिलाड़ी जाएगा तो इंडियन फ्लैग के तहत वो खेलेगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर कोई खिलाड़ी किसी भी देश के खिलाड़ी के साथ साथ में मिलकर के जोड़ी बना करके वो खेल सकता है, और वो 4 टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड में, और ये चारों को मिला करके कहते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है। टेनिस में जो होती है, जो लॉन टेनिस होती है, टेबल टेनिस की नहीं बात कर रहे, जो लॉन टेनिस होती है उसमें 4 इवेंट होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, दूसरा होता है यूएस ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। ये चारों जो होते हैं, इन चारों को, तो जो पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद जाकर के जो सेकंड वाला जो होता है अमेरिकन यूएस ओपन वैसे सबसे लास्ट में होता है साल में वही। उसके बाद जाकर के देखें तो फ्रेंच ओपन हो गया जो कि फ्रांस में होता है। विंबलडन जो होती है वो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विंबलडन किस खेल की प्रतियोगिता है, किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो वो लॉन टेनिस से संबंधित है। किस देश की है? तो ब्रिटेन की है या इंग्लैंड की, आप लोग कह सकते हैं। तो विंबलडन में अगर देखें तो 2 यहाँ पे बनेंगे। एक तो बनेगा इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस्ले बार्टी। तो एस्ले बार्टी चेक रिपब्लिक की है, और ये सिंगल में जो वुमेन सिंगल होती है, महिला सिंगल प्रतियोगिता होती है, उसमें इन्होंने जीता है, खिताब जीता है, ठीक है। अभी तक भारत ने कोई सिंगल खिताब जीता है किसी भी उसमें ग्रैंड स्लैम में? नहीं जीता है, आज तक नहीं जीता है। भारत ने जितने भी जीते हैं वो डबल में और मिक्स डबल में जीते हैं, ठीक है। भारतीय खिलाड़ियों ने मिक्स डबल में जीते हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति, वो क्या कहते हैं उसको, मेंस डबल में खेलते थे, तो उन्होंने जीते हुए। लेकिन सिंगल में कोई आज तक भारत की तरफ से नहीं जीत पाया है। सिर्फ फर्स्ट राउंड में पहुंचने की वजह से चर्चा में रहा है कुछ खिलाड़ी, सोमदेव देव बर्मन वगैरह सब, वो फर्स्ट राउंड को पार करके सेकेंड राउंड में पहुंचे थे। खैर, तो एस्ले बार्टी आपको याद रहेगा कहाँ की है खिलाड़ी? चेक रिपब्लिक की है, और विंबलडन की महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। एक मिनट, चेक रिपब्लिक की नहीं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है ये। और 41 साल के बाद ऐसा हुआ है, एक लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक की नहीं है ये। चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी को इन्होंने हराया था, ठीक है, हराया था इन्होंने, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड। तो ऑस्ट्रेलिया की है ये, और इन्होंने जीता है कौन सा? विंबलडन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, आगे, नोवाक जोकोविच ने एक रिकॉर्ड बनाया है, बताइए कौन सा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने? नोवाक जोकोविच ने 20 सिंगल खिताब जीत करके रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी की, ठीक है। जुलाई तक की मैं बात कर रहा हूं, जो जिस मंथ की हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला ये हार गए थे अभी,
ठीक है, बीसी हुआ है इनका। एक साल में अगर हम लोग देखें तो 4 इनको जीतना था, तो ये 3 ही जीत पाए, ठीक है, 1 हार गए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है ये? सर्बिया के। चलिए, वेरी गुड। तो सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, पुरुष टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने विंबलडन में मेंस का खिताब जीता है, और इन्होंने हाँ फ्रेंच ओपन, ये ऑस्ट्रेलियन 3 जीते हैं इन्होंने, 1 हार गया। हाँ 1 हार गया, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ रनर अप रह गए। और इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अगर ये 21 जीत जाते तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको, पुरुष एकल खिताब जीतने वाला खिलाड़ी बन जाते। लेकिन अभी ये बराबर पे है, कौन से 2 खिलाड़ी के? राफेल नडाल और रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। तो ये है रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पुरुष एकल खिताब जीतने का। अगर हम लोग बात करें तो वो रिकॉर्ड देख लीजिए किनका है। रोजर फेडरर ने जीते हैं, टोटल कितने हो जा रहे हैं? 20 हो रहा है, 20 हो जा रहा है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, इनके भी 20 हो गए। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के, इनके भी 20 हो गए। एक चीज और रिकॉर्ड है राफेल नडाल का, और वो रिकॉर्ड क्या है? फ्रेंच ओपन। बेसिकली फ्रेंच ओपन के इसको बादशाह माना जाता है, रेड कोर्ट के बादशाह, क्ले कोर्ट के, ठीक है। ये जो बाकी जो टेनिस टूर्नामेंट होती है ना, वो मैदान में खेली जाती है जिसमें घास वगैरह सब भी होती है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच ओपन खेली जाती है उसमें सिर्फ लाल मिट्टी होती है कोर्ट पे। टेनिस का कोर्ट कहा जाता है, टेनिस के मैदान को कोर्ट कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। टेनिस कोर्ट कहते हैं, ये पूछा जाता है बिहार के मिसलेनियस में कि किस मैदान को क्या कहा जाता है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। कितने खिलाड़ी किस खेल में है, ये मिसलेनियस में पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद करके जाना पड़ेगा। ये कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी खेल के कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो राफेल नडाल किसके बादशाह है? ये फ्रेंच ओपन के बादशाह हैं। तो चलिए 3 ऐसे खिलाड़ी हो गए जिन्होंने 20-20 बराबरी कर ली। लेकिन अभी सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं जोकोविच। तो उम्मीद है कि नंबर 1 पे कौन आ जाएंगे? जोकोविच आ जाएंगे, अपना भाई गेल। चले, क्यों चर्चा में रहे? नहीं, संन्यास तो अभी लिया है ना, अभी जुलाई की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में T20 क्रिकेट खेल रहे थे, और T20 के दौरान पहला ऐसा खिलाड़ी बने जिन्होंने 14,000 रन T20 खेलों में पूरा कर लिया। वो सारे सब जगह पूरी दुनिया में जाके घूम घूम के खेलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। पाकिस्तानी लीग में भी खेलते हैं, PSL में भी खेल लेते हैं, जो देश में चाहे, नेपाल भी करवा ले, भूटान भी करवा ले, उसमें भी खेल लेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी चाहे ये हो, चाहे सैमुअल्स हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, ब्रैबो हो, और उसके बाद कैरन पोलार्ड हो, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं T20 के, इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो ये लोग वहां पे जाकर के खेलते हैं। और इस तरह से अगर देखें तो सबसे ज्यादा विश्व में, अगर आपसे पूछेगा T20 में सबसे ज्यादा रन, T20 की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की नहीं बात कर रहे हैं, इसमें सब आ जाएगा, इंटरनेशनल भी आ जाएगा, डोमेस्टिक भी आ जाएंगे, फ्रेंचाइजी वाले टूर्नामेंट्स भी आ जाएंगे, सबको मिला करके T20 इवेंट में 14,000 रन, यानी विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम आ गया है? क्रिस गेल के नाम आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए इन्होंने इस रिकॉर्ड को कायम किया, 14,000 प्लस। भारत की तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा रन T20 में 10,000 प्लस रन एकमात्र खिलाड़ी, ओनली सिर्फ विराट कोहली है। नहीं 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 है, विराट कोहली। और वर्ल्ड में अभी विराट कोहली 5वें स्थान पे है, ठीक है। हाँ आइए, ठीक है। तो क्रिस गेल नंबर 1 पे है, उसके बाद सेकंड में देखें तो किरण पोलार्ड आता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो शोएब मलिक, उसके बाद देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनर है, क्या नाम है उसका? नहीं, वार्नर, डेविड वार्नर। और उसके बाद जाकर के विराट कोहली आता है 5वें स्थान पे। लेकिन यहीं पे एक फैक्ट आपको और जानना चाहिए, वो कि वर्ल्ड ये इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन किसका है? हाँ नहीं, अभी कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? रोहित शर्मा नहीं है अभी नंबर। कोहली को अभी हाल ही में पीछे करके इसी जो चल रहा है जिसके साथ टूर्नामेंट, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी, हाँ मार्टिन गुप्टिल। तो मार्टिन गुप्टिल, अभी क्या हुआ कि विराट कोहली ने अभी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है, मार्टिन गुप्टिल खेल रहा है, तो मार्टिन गुप्टिल अभी नंबर 1 पे आ गया, विराट कोहली सेकंड पे है, और तीसरे पे कौन चल रहा है? रोहित शर्मा चल रहा है, ठीक है। रोहित शर्मा तीसरे पे चल रहा है। अगर एक मैच खेल रहे रोहित शर्मा, ठीक है, तो हो सकता है विराट कोहली से आगे निकल जाए। हालांकि विराट कोहली का ही सबसे ज्यादा होगा, जैसे दोबारा आएगा फिर लौटेगा वो। तो चलिए, बाबर आजम के भी रन है, बाबर आजम के 2,500 के आसपास रन है,
ठीक है, बाबर आजम के 2500 के आसपास रन है। चलिए, क्रिस गेल, तो क्रिस गेल दुनिया में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। भारत की तरफ से विराट कोहली है। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट। सिरिसा बांदला क्यों चर्चा में रही? कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय, हाँ सेकेंड, दूसरी भारतीय मूल की महिला। ठीक है, भारतीय मूल की अगर हम लोग देखेंगे तो इनसे पहले कौन? कल्पना चावला गई थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स को पूरी तरह से भारतीय नहीं माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म भी हुआ है इंडिया में। ठीक है, जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में, इनका जन्म हुआ है, तो इसीलिए। तो सिरिसा बांदला आपसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रही। ठीक है, हाँ आप लोग 6 महीना दिल्ली रह जाइए, बिहारी नहीं लगेंगे, तो इसमें क्या क्या है कि नहीं? आप 6 महीने दिल्ली रह जाइए, उसके बाद जाइए, आप लोग भी बिहारी नहीं लगेंगे, तो ऐसे ही होता है। आगे ठीक है, नेक्स्ट। तो सिरिसा बांदला आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्पेस रिसर्च से है या स्पेस साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, चर्चा में क्यों रही? तो दूसरी अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई। ठीक है, मूल रूप से कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें, हालांकि ये सब पूछता नहीं है कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये कहानी वगैरह सब नहीं पूछता है। बीपीएससी सीधे उठाएगा सिरिसा बांदला कौन है, या सिरिसा बांदला का किस क्षेत्र से संबंध है, या फिर अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है। 3 तरह के फैक्ट आपसे बीपीएससी ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा याद रहेगा सिरिसा बांदला। चलिए, इतने क्वेश्चन आपसे बनेंगे। फाइनली ओली से नेपाल को और नेपाल को ओली से मुक्ति मिल गई। ठीक है, मतलब किसके संबंध में ये कहा गया है, कौन से इतिहास में? एमबीटी, वेरी गुड। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो कहा गया कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। दोनों एक दूसरे से परेशान थे। उठपटांग डिसीजन लेना, कभी कैपिटल चेंज कर देना, कभी करेंसी नया चला देना, कभी करेंसी वापस ले लेना, कभी टैक्स बढ़ा देना। ठीक है, कुछ भी करते थे, हाँ कुछ भी कर लेते थे। तो फाइनली नेपाल की जो है जनता है, उनको ओली से और ओली को जनता से मुक्ति मिली और शेर बहादुर देववा आ गए। ठीक है, तो शेर बहादुर देववा पहले भी प्रधानमंत्री रहे थे और ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं? शेर बहादुर देववा बने हैं। किनके स्थान पे बने हैं? ओली के स्थान पे। वहां के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, पहली महिला राष्ट्रपति है नेपाल की, ये भी एक रिकॉर्ड है उनका। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति है और इन्होंने इनको शपथ ग्रहण करवाया। चलिए, हाँ चलिए, पटना क्यों चर्चा में रहा? सबसे ज्यादा गंगेटिक डॉल्फिन कौन से स्टेट में है? बिहार में। हाँ, बिहार में भागलपुर में सबसे ज्यादा है, भागलपुर वाले। हाँ जी, सोंस कहते हैं ना बिहारी भाषा में उसको, इसीलिए आप लोग को नहीं समझ में आता हो। हाँ, सोंस उसको कहते हैं। ठीक है, प्यासी मछली आंध्र प्रदेश से आती है, मरे मरे वाले जो मछली होती है जिसका टेस्ट बेकार होता है। ठीक है, हाँ हाँ, डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है कहां पे? भारत का ये पहला होगा और एशिया का भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा और ये बनाई जा रही है बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के परिसर में। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के परिसर में बन रही है। 2022 तक ये लगभग उम्मीद है कि बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, 2022 तक ये बन करके तैयार हो जाएगी। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा किस नदी में डॉल्फिन है, तो गंगा में। सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो वो बिहार में। और सबसे ज्यादा किस जिले में है पूछेगा तो भागलपुर में। और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो गंगेटिक डॉल्फिन। गंगा में पाए जाने वाला जो डॉल्फिन है उसको भारत का जलीय जीव बनाया गया है, राष्ट्रीय जलीय जंतु बनाया गया है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, का दर्जा इसको मिला हुआ है। चलिए आगे, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए काफी है। बिहार में देख लीजिए 3000 डॉल्फिन की आबादी, लगभग आधा हिस्सा है। देश के 3000 है, उसमें से बिहार में आधे हैं अकेले। नेक्स्ट, नहीं, बिहार में देश की अनुमानित 3000 डॉल्फिन आबादी का लगभग आधा है, यानी अनुमान है कि इंडिया में 3000 है और उसमें से आधा बिहार में है, 1500 प्लस होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कितने तारीख को मनाते हैं?
11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। सबसे पहले इसे मनाया गया था 1989 में, 1989 में मनाया गया था। 11 जुलाई से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। ये न्यूज आप लोगों ने शायद सुने होंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। अच्छा मिल्खा सिंह, अच्छा मिल्खा सिंह की चर्चा तो यहाँ पे नहीं आई थी अभी प्रिया। चलिए आगे। तो यहाँ पे देखें तो असम और नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट, असम और मिजोरम, दोनों के बीच में क्या हो गया जी, विवाद हो गया सीमा को लेकर के। बहुत साल से विवाद चल रहा है, ठीक है, आजादी के बाद से विवाद चल रहा है। देख लीजिए असम की बात करें तो असम का ये जो मिजोरम के साथ यहाँ पे जो सीमा है ना, इस जगह पे असम और मिजोरम के बीच में कई सालों से डिस्प्यूट चल रहा है। और इस डिस्प्यूट का ऐसा नतीजा हुआ है, एक शर्मनाक नतीजा ये हुआ कि दोनों स्टेट के पुलिस और जनता आपस में भिड़ गई और कई सारे असम के जो पुलिस भिड़ गई तो 5 पुलिसकर्मी मारे गए और 1 नागरिक की भी मृत्यु हो गई। और आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट नॉर्थ ईस्ट में चलते रहते हैं। नागालैंड असम के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, और नागालैंड मिजोरम के बीच में भी। नागालैंड असम के बीच में कहाँ पे है तो आप लोगों ने सुने होंगे, लाहौरी जान है एक जगह असम में, वहाँ पे विवाद चलते रहता है। कई बार फायरिंग भी हो जाती है वहाँ पे आपस में दोनों पुलिस के बीच में। तो यहाँ पे फिलहाल विवाद चल रहा है असम और मिजोरम के बीच में। तो आपसे चर्चा ये पूछ सकता है कि जुलाई 2021 में या हाल ही में भारत के कौन से 2 राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के, देश से तो हो ही रहा है, पड़ोसी के साथ हो रहा है, यहाँ पे राज्यों के बीच में तो असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था और कई सारे पुलिसकर्मी भी मारे गए, 5 पुलिसकर्मी, इसमें असम पुलिस के 5 जवान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आपस में गोलीबारी की वजह से। ये वाला जगह है, देख रहे हैं यहाँ पे इस आसपास में ये डिस्प्यूट। बिल्कुल बिल्कुल आगे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण किया इन्होंने जुलाई में। तो बसवराज बोम्मई आपसे पूछेगा या हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, तो वो कौन होंगे, बसवराज बोम्मई। या बसवराज बोम्मई पूछेगा कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और शपथ किसने दिलवाया, थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत कौन है, गवर्नर ऑफ कर्नाटका। चलिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, 28 जुलाई को, 28 जुलाई को मनाया जाता है। इतना ही पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं, तो 28 जुलाई को। ये स्टैटिक जीके में आता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आपसे पूछ लेता है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बार बार चर्चा में रही है। हुआ ये कि फर्स्ट वेव से जब इंडिया उभर गया तो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 12, 12.5, 13 तक लगाया कि अनुमान की भारत फिर से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 12%, 12.5% के आसपास चलेगी। आईएमएफ ने बाद में क्या किया कि जब सेकेंड वेव भारत में आई तो फिर से हमारी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन मार्क आ गया और उसकी वजह से जो है वो जो नुकसान हुआ है 3 से 4 महीने का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से 2021 में जो अनुमान था, आईएमएफ ने अनुमान पहले लगाया था कितना, 12.5% का, मैंने करवाया था एक बार, याद होगा, ठीक है। अब जाकर के आईएमएफ ने उसमें कटौती कर दी है और आईएमएफ का कहना है कि सेकेंड वेव की वजह से जो नुकसान हुआ है, एक साल में 12 महीने में से लगभग 3-4 महीने तो निकल ही गए, अभी तक आप लोग सेकेंड वेव सब लोग, हम ही लोग झेल ही रहे हम आप। तो सेकेंड वेव का जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान ये हुआ है कि 12.5% से 3% और नीचे आ गया भारत की ग्रोथ रेट अनुमानित, और 9.5%। तो कटौती करके अब जो भारत का अनुमान है वो जीडीपी ग्रोथ रेट का वो है 9.5% आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 2021 में भारत का अनुमान है 9.5%, 2022 में 8.5%, चाइना का 8.1 है और 5.7 है। अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग, बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तेज गति से कौन डेवलप हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये यहां से पूछ सकता है कि आईएमएफ के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा तेजी से कौन सी जीडीपी इसमें से कौन सी कंट्री की, तो वो इंडिया होगा। कितनी है, तो 9.5 होगी, ठीक है। अब प्लस में ये 2 डिजिट में किसी का नहीं है, बड़े देशों में 2 डिजिट में किसी का नहीं है। तो इतने इंफॉर्मेशन आपसे बन सकता है क्वेश्चन। आगे, गैनीमेड किसका नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक, बृहस्पति का, जुपिटर का, ठीक है। और ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह होगा। और ये किसका है, बृहस्पति की एक चंद्रमा है जिसका नाम है गैनीमेड। और गैनीमेड में क्या मिल गया, वाटर वेपर। यहाँ की एटमॉस्फेयर में क्या मिल गया जी, वाटर वेपर मिल गया। तो जब जलवाष्प है तो कंडेंसेशन भी हो सकती है, कंडेंसेशन होगी तो बादल भी बरसेंगे,
चलिए, तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस नेचुरल सैटेलाइट में वाटर के एविडेंस मिले हैं, तो सीधे सीधे होगा गैनीमेड। या गैनीमेड किसका नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह। तो ठीक है, आगे सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट यही है जो कि मैंने करवाया है, और 8 प्लैनेट के बाद अगर देखें तो सबसे बड़ा यही है। ठीक है, 8 प्लैनेट के बाद ये सबसे बड़ा है नेचुरल सैटेलाइट है, ये प्लैनेट के लगभग साइज के बराबर है ये। आगे, चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया किसने, WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान लिया कि चाइना में अब मलेरिया का कोई केस नहीं है। ऐसी स्थिति में फ्री हो जाता है, मान लिया जाता है कब, जब 10,000 में से एक मामले आते हैं, 10,000 प्लस अगर लोग होंगे उसमें से अगर एक मामला आता है तो उसे फ्री मान लिया जाए, तो उसको अब बीमारी नहीं है। ऐसे बीमारी को आसानी से अब कंट्रोल किया जा सकता है। तो मलेरिया लगभग ये मुक्त हो चुका है। कौन, चाइना। भारत ने कब का टारगेट बनाया हुआ है, 2025 का। और WHO ने वर्ल्ड के लिए टारगेट कब का बनाया हुआ है, 2035। वेरी गुड। तो 3 चीजें याद रहेगी। हाँ 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 बिल्कुल, तो आप लोगों को याद रहेगी 3 चीजें। एक तो चाइना जुलाई 2021 में फ्री हो गया, मलेरिया फ्री कंट्री बन गई। उसके बाद इंडिया का टारगेट 2025 का है, और उसके बाद जाकर के वर्ल्ड का टारगेट WHO का कब का है, 2035 का है। ठीक है, मलेरिया का भी, टीबी का 25 है और मलेरिया का भी शायद 25 ही है, सेम है, सेम है। 23 है क्या, मलेरिया का 24 है। चलिए उसको ठीक कर लीजिए आप लोग, अगर किसी ने नोट किया हो ऑनलाइन वाले तो उसको ठीक कर लेंगे। आगे, हाँ टीबी का 25 है। चलिए, मलेरिया होता किससे है, कौन से मच्छर से, मादा, मादा एन, हाँ मॉस्किटो से होते हैं, काट लेती है। चल फिर मेल जो होता है वो वनस्पति वगैरह सबका रस लेता है। ठीक है, चलिए आगे। नहीं मतलब एक पिता पहुंचे अपने बेटी के यहाँ, तो बेटी ने बताया कि बेटी ने बताया कि आपके दामाद जी वो करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। तो फादर इन लॉ ने अपने दामाद से अकेले में पूछ लिया कि बेटा आप शराब पीते हो, आपने शादी से पहले बताया नहीं था। तो कहता है आपकी बेटी खून पीती है, ये आपने बताया था। तो बेचारा वो फर्स्ट एड था पहले से ही। ठीक है, तो सारी भड़ास उसने निकाली। तो मादा एनीफिल जो मच्छर होती है उससे मलेरिया होता है, लेकिन उसके काटने से मलेरिया होता है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नहीं, मच्छर के काटने से तो प्रोटोजोआ होती है। वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे करके पूछता है कि मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं आपके। तो प्रोटोजोआ जो होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि मच्छर के ही काटने से जो मलेरिया फैलती है, मच्छर तो वाहक होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह फैलाता है। तो उसमें अगर डेंगू की बात करें तो वो कौन सी होती है, वायरस होती है। डेंगू का वायरस होगा और मलेरिया का प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को बायोलॉजी में एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अयोध्या के आसपास के यूपी के इलाके से बहुत साल पहले साउथ में जाकर के आज का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ लोग बस गए। उसको वहां के लोगों ने कापू कम्युनिटी कहा। देखने में तो साउथ इंडियन ही लग रहे हैं, लेकिन ये लोग वहां से जाकर के बसे हुए थे। कहां से, तो अयोध्या के आसपास से, यूपी से जाकर के ये लोग बस गए थे। कापू कम्युनिटी, वहां के लोगों ने इनको नाम दिया। जो नॉर्थ इंडियन को जो उन्होंने कुछ नाम दिया तो उन्होंने कापू कम्युनिटीज को नाम दिया। ठीक है, वहां पे खाली पड़ी जमीन पे तेलंगाना में पठार वगैरह सब एरिया में इन्होंने खेती की, और धीरे धीरे वहां पे खेतीहर मजदूर के रूप में इन्होंने अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, और इसीलिए इसको क्या किया गया है, तो इनको EWS कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ठीक है, तो कापू कम्युनिटी आपसे पूछेगा चर्चा, और उसकी वजह से वहां पे एक विवाद भी शुरू हो गया। ठीक है, वहां पे आंध्र प्रदेश में एक विवाद भी शुरू हो गया। बाहर से आकर के ये लोग बसे हुए थे, यूपी से आकर के। तो कापू कम्युनिटी आपसे पूछेगा जो चर्चा में रहा वो कौन से राज्य के हैं, तो आंध्र प्रदेश में चर्चा में रहा। ठीक है, इनको 10% रिजर्वेशन दी गई है। आगे नेक्स्ट, धौलावीर आप लोगों ने सुने हैं, वेरी गुड। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। क्या क्या मिला था यहाँ पे, पोर्ट तो वो है, लोथल है, हाँ बिल्कुल। और
फोर्ट है, पूरा का पूरा किला नुमा आकृति है इसकी। धौलावीरा एक के यहाँ 3 लेयर में बांटा गया है, किले की आकृति है, इंडस वैली साइट है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को ने इसको क्या घोषित किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है, और ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल बन गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। स्टेडियम भी है, यानी खेल भी होता था यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी, हाँ ये सारी, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें हिस्ट्री में आप लोग पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं कि हाँ। धौलावीरा में नदी सूख गई है, एक पुरानी नदी थी कुछ, ठीक है, उसका पुराना सा नाम था, वो नदी आज के डेट में है नहीं। ठीक है, हाँ हाँ वो नदी है लूनी नदी, तो लगभग सूख गई है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है अब। ठीक है, बिल्कुल वो समाप्त हो चुकी है लगभग उस एरिया में। ठीक है, तो धौलावीरा आपसे पूछेगा कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया। और ये इंडिया का आपसे पूछेगा कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे बीपीएससी ने रामसर साइट में पूछा था, याद होगा आपको। ठीक है, रामसर साइट से भी पूछे थे क्वेश्चन। तो इसी तरह से यूनेस्को के इस लिस्ट में 40 में आ गया ये कौन? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडस वैली और इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास फैला हुआ था। यहाँ पे देखिए ये है धौलावीरा। ठीक है, गुजरात में ये है, यहाँ पे है धौलावीरा। आगे हाँ, उसका तो डिस्प्यूट है। 2500 से 1500 बीसी, 2500 से 1750, सॉरी ठीक। 2500 बीसी से देखिए, हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा जाता है ना, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे स्क्रिप्ट्स नहीं है। हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं है, लिखना पढ़ना अभी नहीं सीखा है उन लोगों ने, उनके स्क्रिप्ट्स नहीं, ये उसकी मैं अभी प्रोटो की बात कर रहा हूँ, मैं तीनों हिस्ट्री को डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो प्री हिस्टोरिक एज का मतलब हो गया कि जिसमें लोगों ने अभी लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, उनका मेन काम था एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं, वो तो बाद में होती है, वो उनका हंटिंग और फूड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग और फूड गैदरिंग उनका काम था, आखेटन और खाद्य संग्रहण जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जाकर के उस एज की बात करें तो उस एज को आप देखेंगे तो इंडिया में बेसिकली आप उसको कितने भाग में बांटेंगे, तो 5 पार्ट में आप उसको बांट सकते हैं। 5 पार्ट कौन कौन से होंगे? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और एक और है महापाषाण जिसको कहते हैं, हाँ बड़े बड़े जो पत्थर वाले। नहीं, तो ये जो हो गए, ये सब के सब क्या हो गए, तो ये हो गए आपके प्री हिस्टोरिक एज, जिसमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं आपको। जब आपको मिलने शुरू हो जाते हैं लिखी हुई चीजें, तो उसको आप कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, लेकिन मिलने के साथ ही उसको आप पढ़ नहीं सकते, इसीलिए आप उसको प्रोटो हिस्टोरिक कहेंगे। और प्रोटो हिस्टोरिक को रिप्रेजेंट कौन करता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन करता है। ठीक है, हाँ, और उस ठीक है, और उसके बाद जाकर के आता है कौन सा, तो उसके बाद जाकर कहते हैं हिस्टोरिक एज। और हिस्टोरिक में कौन आ जाता है? 1000 बीसी के आसपास से शुरू हो जाता है भारत में, 1000 बीसी के आसपास से। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और लोग लिखना शुरू कर देते हैं, रिटर्न में आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। ऐतिहासिक काल, चलिए आगे। आर्यंस को आप किस में रखेंगे? नहीं, आर्यंस या वैदिक जो एज होगी उसको आप किस में रखते हैं? उनके सबसे बड़े जो टेक्स्ट है वो है वेद है, ऋग्वेद है, और ऋग्वेद को पढ़ा जाना पॉसिबल है, तो कैसे आप रखेंगे? एक बार हिस्ट्री वाले सर से फिर से डिस्कशन कीजिएगा जाके। वैदिक वाले जो है, वैदिक को हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। वो आपके पास इतने टेक्स्ट है वैदिक काल में, उतने टेक्स्ट तो पूरे भारत में बाद में भी नहीं मिले हैं। आपके पास ऋग्वेद है, आपके पास वेदा है, पुराण है, सब कुछ है आपके पास। नहीं, वेद को आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत है। नहीं, वेदों का संकलन हुआ है, रचना बहुत पहले हो गई थी। ठीक है, संकलन देखिए, कंपाइलेशन अलग होता है और रिटर्न अलग चीजें होती है। ठीक है, हाँ खैर, लेकिन वैदिक को हम लोग हिस्टोरिक में रखते हैं जहां तक मुझे ख्याल।
अच्छा देख लेंगे, कोई नहीं, चलिए चलिए, खैर आगे नेक्स्ट। 40 धरोहर हो गया है, ठीक है। कितने हो गए? 40 हेरिटेज हो चुके हैं। 39th वाला कौन बना था? रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर बनाया गया था। तो ये सारे के सारे थे कौन से महीने के? जुलाई महीने के। जुलाई में कुछ हुआ ही नहीं था, ये सारी चीजें हुई थी जुलाई में, जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। कितना टाइम हुआ अभी? हाँ, अगस्त भी पढ़ा देते हैं। हाँ कोई नहीं, आप लोग दोनों सोर्स यूज कर लीजिए ना। चलिए आप लोग, हाँ 2-3 सोर्स यूज कर लीजिए। देखिए छोटे छोटे जो, जैसे बहुत सारे कंपनियां होती है ना, जैसे उनके ब्रांड एम्बेसडर कोई किसी को बनाया जाता है, सेलिब्रिटी को, वो सब चीजें बीपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। पेज, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, शाम तक। नहीं इसकी नहीं मिली है अभी, मैंने नहीं दिया है इनको, ठीक है। पीडीएफ तो मैंने सारे दिए हैं ना, दिसंबर से लेकर के अभी, इसका भी मिल जाएगा आपको, आज मिल जाएगी शाम तक, ठीक है। भुवनेश्वर क्यों चर्चा में रहा, ये हम लोग कर रहे हैं। अगस्त महीना में आ चुके हैं, और अगस्त महीना में, जनवरी में भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, 14-15 जनवरी के आसपास वैक्सीनेशन, 16 जनवरी को हुई थी सॉरी, ठीक है। और वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसके बाद अलग अलग राज्यों ने, हाँ मैंने कोविशील्ड लिया है, ठीक है। चलो स्पुतनिक किसको मिला? किसी को नहीं मिला। हाँ कहाँ से? वेरी गुड, चलिए आगे आगे। हाँ नहीं, जहाँ पे जो अवेलेबल थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 18+ में जो स्लॉट आपको जहाँ मिलेगा, ठीक है, तो आप मनपसंद, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड, चलिए ओ माय, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ कि ओडिशा ने एक अच्छा वो दिखाया है, और ठीक है, और वो दिखाया ये है कि ओडिशा ने बनाया था टारगेट कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है पूरे ओडिशा में। बहुत तेजी से कर रहे थे ये लोग, और डेडिकेशन देखिए कि ओडिशा की कैपिटल जो भुवनेश्वर है, वो अगस्त में ही फर्स्ट वीक में क्या बन गया? 100% वैक्सीनेशन वाला शहर बन गया। भारत का फर्स्ट सिटी, पहला ऐसा शहर है जो 31 जुलाई को इसने अचीव कर लिया। 31 जुलाई को जितने लोग थे, उसको, उस शहर में रहने वाले जितने 18+ थे, सभी को वैक्सीनेट किया जा चुका था। तो भारत का फुल्ली 100% वैक्सीनेटेड पूछेगा आपको, कौन सा ये क्या कहते हैं सिटी? भुवनेश्वर होगा। और यूनियन टेरिटरी? वेरी गुड, अभी स्टेट कोई नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट डोज पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश। तो फुली वैक्सीनेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा? लद्दाख होगा। यूनियन टेरिटरी में सिटी में कौन सा होगा? भुवनेश्वर होगा। चलिए वेरी गुड। स्टेट कोई भी स्टेट अभी 100% नहीं पूरा किया फर्स्ट डोज के लिए। हाँ। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीन। हाँ हाँ, सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ फर्स्ट डोज है ना, चलिए 100% वैक्सीनेशन हुआ। हाँ वैक्सीनेशन, फुल डोज ने। हाँ चलिए चलिए वेरी गुड। हाँ वो भी लद्दाख भी वही था, लद्दाख भी वही था 100%। फर्स्ट राउंड पहले 100%, और अब जाकर के सारे लोगों का सेकेंड राउंड हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे। बिल्कुल, इंद्र 2021 क्या था ये? इंडिया और रूस का रसिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज चली है, ठीक है, एक संयुक्त सेनाभ्यास, और उसका नाम दिया गया है इंद्र 2021 नाम दिया गया। 13 दिन तक ये एक्सरसाइज चली थी रूस के वोल्गोग्राड वाले एरिया में, ठीक है। ये रशियन वाले हैं, ये इंडियन आर्मी वाले हैं। तो इंद्र 2021 पूछेगा तो क्या है? तो ये संयुक्त सेनाभ्यास है। कौन से देश के साथ है ये? भारत और रूस की सेना के साथ। बहुत ज्यादा विवाद में रहा, सोशल मीडिया में छाया रहा, आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनली क्या हुआ? नाम बदल दिया, नहीं नाम बदल दिया गया। और नाम ये बदल दिया गया कि पहले भारत में इस रत्न का नाम था, इस खेल पुरस्कार का नाम था खेल रत्न। शुरू में नाम था खेल रत्न, बाद में फिर कर दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। और अभी क्या कर दिया गया? इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो भारत में अगर देखें तो खेल की सबसे बड़ी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है?
ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब क्या कहेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, या फिर सीधे सीधे कह देंगे। राजीव गांधी का नाम बहुत जगह से हट गया। हाँ, असम वाला भी तो अपना हटा दिया था वहाँ से, वो पार्क में से हेमंत विश्व शर्मा नाम पर राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था ना, तो वहाँ से हटा दिया था ओरंग नेशनल पार्क। देखिए ये नेताओं का आपस में मामला है, हम आप से किसी के नाम रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं रहने से भी, ठीक है। क्या है? हाँ, 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 वही वाली बात। खैर, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, खेल पुरस्कार है, ठीक है। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लीजिए, इनको क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है इनको। 1905 में इनका जन्म हुआ था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजर के पोस्ट तक ये पहुंचे थे। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इनका जन्मदिन मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी इनकी सारी अचीवमेंट आप लोग को पता होगा कि भारत को कई सारे ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल जिताने में इन्होंने ये किया था, योगदान दिया था। चलिए आगे मेजर ध्यानचंद के बारे में आगे भी आएगा, खेल दिवस जब आएगा वहां पे भी आएंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेना की तो बात हम लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं जो बॉर्डर एरिया में चुपचाप से भारत को क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक रूप से मजबूत कर रहा है। जो भारत का बॉर्डर एरिया है, जहां पे आसानी से हमारी सेना नहीं पहुंच पा रही थी, सेना की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थी, उनके लिए खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, वहां तक इन्होंने रोड बना करके भारत को स्ट्रेटेजिक बढ़त दिलाई है। आपको याद होगा जब LAC पे झड़प हो रहा था तो भारत बेहतर स्थिति में इसलिए था क्योंकि BRO ने वहां तक रोड बना दिया था, हम लोग आसानी से पहुंच पा रही थी हमारी सेना। तो BRO ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड ये बनाया है कि दुनिया का क्या बनाया है जी, सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले भी वहीं पे था, कहां पे, खारदुंगला में था, और अब ये रिकॉर्ड कहां पे बनी है, हाँ ठीक है, उमलिंगला करके नाम है, उमलिंगला करके नाम है दर्रा। तो उमलिंगला दर्रा देखिए कहां पे है, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। खारदुंगला तो यहाँ पे है, खारदुंगला थी इस जगह पे, ठीक है, और उमलिंगला है इस जगह पे, और दुनिया का बॉर्डर के पास है यहाँ पे, ठीक है। और ये दुनिया का क्या बन गया, सबसे ऊंचा, ठीक है, मोटरेबल रोड का रिकॉर्ड। तो पहले खारदुंगला, अब उमलिंगला, ठीक है, याद रहेगा, पहले खारदुंगला था, अब उमलिंगला है। वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या होगा, मोटरेबल रोड किसने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बनाया, ठीक है। विनेश फोगाट अपने ग्रुप में वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर है। इनके साथ विवाद ये हुआ कि रेफरी पे आरोप लग रहा है कि रेफरी ने कुछ मामलों में क्या किया कि जो इनके साथ जो फाइनल मैच चल रहा था उसमें रेफरी ने क्या कहते हैं उसको, कुछ वो की, फाइनल नहीं था, मतलब कि वो ही था, चल रहा था, क्वार्टर फाइनल शायद चल रहे थे। तो उस मुकाबले में ये हुआ था कि इनके साथ कुछ चीटिंग की गई थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि विवाद हुआ, और विवाद जो इतना ज्यादा बढ़ गया, दो तीन विवाद में फंसी थी ये विनेश फोगाट। 1-2 विवाद इनका उसके साथ भी था, ठीक है, हॉकी महासंघ के साथ भी विवाद था, जैसे कि इनको बोला गया था जैसे कि बाकी खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो ये बाकी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस नहीं करके क्या कर रही थी, तो एक इनका विदेशी कोच था, उनके साथ ये बाकी खिलाड़ियों से अलग प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ गाइडलाइन वगैरह सब थे उसको फॉलो नहीं कर रही थी। तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा, फाइनली मेडल भी नहीं जीत पाई, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस विवाद का नतीजा यह हुआ कि विनेश फोगाट को क्या कर दिया गया है, अभी सस्पेंड कर दिया है कुछ समय के लिए। तो विनेश फोगाट इसीलिए चर्चा में रही। कहाँ की है ये, हरियाणा की रेसलर है ये, ठीक है, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल यूथ डे कितने तारीख को मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। बाकी चीज़ें जो है, इस बार का थीम देख लेंगे कि स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, थीम, प्रीति कह रही है कि थीम, अलग अलग डेज के थीम होने चाहिए। BPSC नहीं पूछता है, मैं इसलिए इंक्लूड कर देता हूं क्योंकि स्टूडेंट सब पूछ लेता है ना, इसीलिए। लेकिन BPSC ने आज तक किसी का थीम पूछा नहीं है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, पूछ भी ले, ठीक है। आगे तो इस बार का थीम क्या रखा गया, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ठीक है, ये इस बार का थीम होगा। कितने तारीख को मनाते हैं, 12 अगस्त को यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस। और भारत में नेशनल यूथ डे स्वामी, वेरी गुड। इंदौर शहर फिर से चर्चा में रहा, किस बात के लिए चर्चा में रहा,
नहीं, साफ सुथरा शहर तो है ही, इस बार इसने क्या हासिल किया? हाँ हाँ, तो वाटर प्लस का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए हर सिटी के साथ क्या होता है, देखिए तो हर सिटी के साथ ये होता है कि वो जितना पानी यूज करता है ना, पहले तो पानी वो ये करता है किसी न किसी नदी से या वाटर के सोर्स से हासिल करता है, उसके बाद उस पानी को यूज करने के बाद जब वो किसी रिवर में उसको वो करता है, ठीक है, डंप करता है, उसको डालता है, तो उसमें इसने क्या हासिल किया, तो वो 100% ट्रीटमेंट करके उस पानी को वो डाल रहा है। आया समझ में? इंदौर जैसे कि दिल्ली क्या कर रहा है, तो दिल्ली 100% गंदा पानी यमुना में डाल रहा है, ठीक है, और इसने हासिल क्या किया कि 100% जो है, जो वाटर, जो जितने गंदा पानी है उसको पूरी तरह से साफ करके, अगर जरूरत पड़ती है अतिरिक्त है तो वो डालता है, और बाकी का दूसरा यूज भी सुनिश्चित कर रहा है वो, कि दूसरा यूज भी हो जाए, पेड़ पौधे को पानी देने में, सिंचाई में भी यूज हो जाए। तो 100% वाटर ट्रीटमेंट करके पानी को वापस डालने वाला जो है ये शहर बन गया है, और इस तरह इसको वाटर प्लस कहा गया। लगभग 86 शहरों के बीच में अप्लाई किया था, आकर के टीम ने पूरा रिसर्च किया, पूरा जांच की, और पता चला कि इसमें पूरी तरह से देखे तो इंदौर ऐसा शहर बन गया जो वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। यानी अपना जितना पानी यूज करता है, एक थोड़ा सा भी गंदा पानी वो किसी नदी में नहीं डालता है, बल्कि पूरे पानी को वो साफ कर लेता है, ठीक है। तो जितना भी चाहे वो जिस प्रकार का पानी हो, गंदा वाला पानी हो, सबको वो साफ करके उसके बाद जा करके वो भेजता है उसे। चलिए, तो इंदौर का ये हो गया। 127वां संविधान संशोधन किस लिए चर्चा में रहा? हाँ हाँ, अब देखिए केंद्र ने सोचा कि अपने ऊपर क्यों ले बदनामी, क्यों ले, सबसे क्यों लड़ते रहे, तो इन्होंने 127 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया, इस बिल में को दोनों में पास कर दिया, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है अब तो आगे बढ़ चुकी है, ये नवंबर तक तो और आगे बढ़ चुकी है ये बिल, ठीक है। उस समय की बात कर रहे हैं अगस्त में, तो ये एक बिल के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। तो 127वां होगा संविधान संशोधन विधेयक होगा ये, ठीक है। और इसमें प्रावधान क्या था, तो इसमें प्रावधान ये था कि अब हर स्टेट खुद ये तय करेगा कि जो ओबीसी कैटेगरी में है वो किसको किसको शामिल करना है, वो स्टेट तय करेगा, सेंटर का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, विवाद नहीं इसमें। अब सारा विवाद किसके ऊपर आ गया, हेडेक स्टेट के ऊपर आ गया। पहले रिकमेंड करता था स्टेट, अब सारा डिसीजन भी, पहले भी रिकमेंड भी करता था, स्टेट ही रिकमेंड करता था। तो ओबीसी को लेकर के, एससी एसटी पे तो ज्यादा विवाद नहीं है, ओबीसी पे ज्यादा विवाद है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ राज्यों में जनरल कास्ट में है, कुछ राज्यों में ओबीसी में है, ठीक है, तो उस पर विवाद है। तो सेंटर ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया, वैसे भी सेंटर विवाद में ही फंसा हुआ है, बैकफुट पे है ही, ठीक है। तो बार बार ऐसे मुद्दे क्यों ले, क्या जी, तो चुनाव भी देखना है, दो राज्यों में चुनाव भी है, हाँ बिल्कुल। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दे दिया गया, हाँ चलिए आगे। तो 127वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है, और राज्यों को अधिकार दिया गया है कि अब वो तय करे कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में किनको शामिल करना है और किनको इस लिस्ट से हटाना है। हटाना तो खैर पॉसिबल नहीं है किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी को उस लिस्ट से हटाना पॉसिबल, चाहे आप कितने भी अमीर बन जाए आपको नहीं हटाया जा सकता है। आगे नेक्स्ट, इस्माइल साबरी याकूब, पता नहीं पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि न्यूज कम थे तो इसीलिए मैंने इनको ये कर लिया, शामिल कर लिया। तो इस्माइल साबरी याकूब जो है वो मलेशिया के क्या बनाए गए हैं, नए प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है, मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको पता होगा, भाजपा के कद्दावर नेता थे, ठीक है, बिल्कुल। कई बार विवाद भी इनके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो राम मंदिर वाला जो विवाद था, उस समय ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय शायद, हाँ जेल भी जा चुके हैं, इन पे भी आरोप लगे थे। तो ये सारी चीजें थी, इन पे चला था, फाइनली बरी हुए थे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं कल्याण सिंह, और फाइनली इनका 21 अगस्त को क्या हो गया, निधन हो गया, 21 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा में रहे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है जो 2 राज्यों में मुख्यमंत्री रहे हैं, यूपी के ही है, कौन, 2 स्टेट में, एनडी तिवारी, एनडी तिवारी, एनडी तिवारी यूपी में भी मुख्यमंत्री रहे, और बाद में जब उत्तराखंड बना तो वहां के भी चीफ मिनिस्टर। हाँ
जैसे जो उत्तराखंड वाला एरिया है वो यूपी का पार्ट था 2000 ईस्वी में। तो नवंबर 2000 ईस्वी में जब उत्तराखंड को अलग किया गया तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। और पहले यूपी के ही मुख्यमंत्री रहे थे, पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, और यूपी का कुछ पार्ट अलग होकर के जब उत्तराखंड बना तो उसमें भी मुख्यमंत्री बने थे। कर्नाटक में हाँ 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 बिल्कुल बनाए थे, और कर्नाटक में वो भी रहे थे। ठीक है, चलिए। वो तो खैर कई सारे इनके बेटे थे, कुछ ने साबित कर दिया कि मेरा बाप ये है, तो उसको प्रॉपर्टी में मिला था हिस्सा। चलिए आगे आगे, फिल्मी कहानी था। चलिए खैर, स्मॉग टावर कनॉट प्लेस दिल्ली में लगाई गई है। माननीय केजरीवाल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उद्घाटन किया था इनका। 23 अगस्त 2021 को उद्घाटन किया गया था। स्मॉग टावर है, यानी एक ऐसा टावर होगा जो दिल्ली में जो धुंध लगती है, स्मॉग जो लगती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसको क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा, उसको खींचेगा और उसके बाद जाकर के उस हवा को सही करके वापस भेजेगा ताकि आसपास धुंध ना लगे। हालांकि शुरुआत, हाँ मेन सीपी है, सेंटर है ना दिल्ली का। हाँ, तो कनॉट प्लेस जो दिल्ली का सेंटर है, तो वहाँ पे शुरुआत की गई है, मेन जगह पे लगाया गया है। बाद में मुखर्जी नगर सब बाद में लगेगा, वजीराबाद बहुत बाद में नंबर आएगा। सीपी के बाद भी और बहुत सारे, नेहरू प्लेस है, जो इंपॉर्टेंट जगह है, डीयू के आसपास का एरिया हो सकता है, लगाया जाएगा। तो शुरुआत की गई है यहाँ पे। तो पूछेगा कि पहला स्मॉग टावर भारत का पूछेगा तो दिल्ली में कहाँ पे लगाई गई है, तो कनॉट प्लेस में लगाई गई है। ठीक है, इंडिया का पहला है जी। आगे, आयात की गई है, यूएसए से मंगाया गया है। अच्छा, जो लोग दिल्ली अभी आए हैं, अभी कनॉट प्लेस जो लोग नहीं गए होंगे, तो उनको लिए कनॉट प्लेस बस सुना हुआ ना। दिल्ली की सबसे हाईफाई मार्केट है, सबसे हाईफाई मार्केट है। जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, सारा कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, शॉपिंग मॉल है। हाँ हाँ, घूमने वाली जगह है। चलिए आगे। हाँ, टिकटॉकर दिन भर घूमते रहते हैं उधर। हो सकता है आपका भी बना दे, आपके साथ भी। हाँ, मतलब आप लोग जाएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि आपको, आपके साथ भी बोले कि आपके साथ प्रैंक हुआ, उधर देखे हाई कीजिए। चलिए, वेरी गुड। ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अचानक से हुआ यह था कि जब अमेरिकन सुरक्षा बल अफगानिस्तान से हटने लग गए, तो फिर तालिबान को मौका मिल गया फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। तो जब वहां पे तालिबानियों ने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया, तो बाकी देश के पास काम क्या बच गया, अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालिए। हर देश ने यही सोचा कि पहले अपने सिटीजन्स को निकालते हैं, अफगानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, या बाद में देखा जाएगा, पहले अपने सिटीजन्स को निकाल ले। तो हर देश ने अपना अपना कोई ना कोई ऑपरेशन चलाया, और उसमें भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति पूछेगा कि संबंध किससे है, तो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों के रेस्क्यू से संबंधित है, या उनके राहत और बचाव कार्य से संबंधित है। इससे पहले वाला जो रेस्क्यू था भारत का, कोविड-19 को लेकर के चलाया था, इंडियन एयरलाइंस ने एक चलाया था। क्या नाम था उसको? एयर इंडिया ने चलाया था। वंदे भारत चलाया था। ठीक है, इंडियन नेवी ने चलाया था कौन सा? समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। वेरी गुड। तो कोविड-19 की वजह से जो फंसे हुए भारतीय लोग थे, जैसे मालदीव वगैरह से में फंस गए थे, ऐसे कंट्री जहां पे समुद्री जहाज चल सकती है, तो भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, कोविड-19 की वजह से कुछ भारतीय लोग ऐसे देश में फंस गए जहां पे नाव या जहाज नहीं जा सकता था, तो वहां पे एयर इंडिया ने चलाया मिशन, जिसको नाम दिया गया वंदे भारत मिशन। और तालिबानियों के कब्जे के बाद जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय थे, उनको बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये सब ऑपरेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 29 अगस्त, अभी फिर से चर्चा में आगे मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 1905 में 29 को। ठीक है, अब इनकी अचीवमेंट वहां पे हमने नहीं किया था, बताया था 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले टीम में शामिल थे, और सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का था गोल्ड जीतने में। गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ पे है जी? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले एरिया में।
चलिए पड़ोसी है तो कर ही लेते हैं, क्यों बेचारे को छोड़ दे। आगे चलिए देखिए, एक तो है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक तो नक्शा भारत सरकार का है जिसमें भारत सरकार ने इसको लद्दाख माना है। ये हमारा यूनियन टेरिटोरी कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया, जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी है। और दूसरा जो यूनियन टेरिटोरी है वो है कौन सा, जम्मू कश्मीर। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का है, कौन सा, लद्दाख। और दूसरा कौन सा है, ये जम्मू एंड कश्मीर। एक मिनट इसको मैंने ना, मुझे यहाँ पे, हाँ ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है, तो एक्चुअल स्थिति ये है कि फिलहाल भारत के इतने भाग पे, ये वाला पार्ट पे पाकिस्तान का कब्जा है, ये वाला पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, इस पे चाइना का कब्जा है। तो फिलहाल जो है स्थिति ये है कि भारत ने भले ही इस पूरे को लद्दाख में दिखाया है, लेकिन अभी उस लद्दाख का इतना ही पार्ट भारत के पास है, ठीक है। तो उसको, जो ये पार्ट है इसको हम लोग जानते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से, क्योंकि यहाँ पे एक गिलगिट नाम की रिवर बहती है जो जाके किस में मिलती है, सिंधु नदी में। इसको हम लोग कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है, क्योंकि ये कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट है जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर रियासत का नॉर्दर्न पार्ट है जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहा गया है, ठीक है। तो ये भी पाकिस्तान के कब्जे में है, ये भी पाकिस्तान के कब्जे में है। फिलहाल भारत के पास जो है उसको, भारत ने इसको एक यूनियन टेरिटोरी बनाया हुआ है। ये चाइना के कब्जे में, इसको अक्साई चीन कहते हैं। और ये पार्ट जो है इसको लद्दाख के रूप में अभी एडमिनिस्ट्रेशन भारत ने संभाला हुआ है। लेकिन भारत अपने लद्दाख में इतने एरिया को शामिल करता है नक्शा में, क्योंकि हमारी जमीन है, और इसको जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, देख लीजिए, दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि हाँ, जम्मू कश्मीर रियासत जो थी ना, कश्मीर रियासत जो थी, उस रियासत का ये पार्ट था, लेकिन इसका नाम अलग शुरू से ही गिलगिट बाल्टिस्तान था, ठीक है। इसका नाम शुरू से ही गिलगिट बाल्टिस्तान रखा गया था, एक रीजन है। और यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो कश्मीरी लोग से थोड़ा डिफरेंट है, ना तो ये लद्दाखी टाइप के लोग हैं ना कश्मीरी टाइप के लोग हैं, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट लोग हैं। एक मूवी आई थी पुरानी हीना, उसमें यही इसी बेस्ड है, इसी एरिया का दिखाया गया है। एक लड़की जो है वो बह करके, कौन बह के चले जाते हैं पाकिस्तान, कोई तो उसमें पाकिस्तान बह के चले जाए, हाँ बिल्कुल, तो वही वाला सीन है इसमें। तो कहने का मतलब हुआ कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोगों में माना जाता है। स्वस्थ, इतनी अच्छी वहाँ की क्लाइमेट है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जीने वाले लोग और सबसे ज्यादा यंग, 60 साल के जो लोग होते हैं वो भी यंग दिखते हैं वहाँ पे, चेहरों पे बिल्कुल झुर्रियां नहीं आती, एकदम यंग दिखते गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग, क्योंकि बाहर से कोई संपर्क है नहीं, पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन है नहीं। फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है ये, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे फाइनली हुआ ये कि गिलगिट बाल्टिस्तान चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान का तो ऑफिशियली है नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने बदमाशी करते हुए अभी क्या किया है, इसको अपना एक प्रोविंस या अपना एक प्रांत घोषित कर दिया। पाकिस्तान के पास अभी तक 4 प्रांत थे, कौन कौन से थे, एक पंजाब हो गया, नहीं एक सिंध हो गया, एक बलूचिस्तान हो गया, और एक हो गया खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। 4 उसके पास प्रोविंस थे। तो 5वां प्रोविंस के रूप में इसको गिलगिट बाल्टिस्तान को उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा, नहीं इसके लिए चुनता है वो, पहले इसको मिला, पहले उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को क्या किया था, तो उसने यहाँ पे एक प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है, प्रधानमंत्री होते थे। अब क्या किया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा और इसमें कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उसने प्रोविंस बना दिया है और भारत इसका विरोध कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को अपना नया प्रांत घोषित किया है या 5वां प्रांत बनाया है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान को बनाया है, ठीक है। आगे, हालांकि ये गैर कानूनी माना जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो जितना गाली सुनना है सुन ही रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी तो लगता है कि वो उसी पार्टी के द्वारा भेजा गया है ताकि उस पार्टी को डैमेज कर सके। आगे, 4 नए रामसर स्थल, 4 न्यू रामसर साइट्स, ठीक है, और टोटल अब हो गए 46, ठीक है, 46 हो गया। तो 4 नए जो रामसर साइट्स बने हैं, रामसर साइट होता क्या है बताओ आप लोग, वेटलैंड, वेटलैंड यानी ऐसे पानी वाले झील या दलदली क्षेत्र जहां पे एक अलग बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, उसको रामसर साइट के रूप में लिस्ट में शामिल किया जाता है। रामसर कौन से देश में है, ईरान में, ईरान में। तो ईरान का एक सिटी है रामसर, जहां पे इस वेटलैंड के बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए एक समिट बुलाई गई थी, और उसके बाद जाकर के ऐसे क्षेत्र को जो है वो रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है,
कांवड़ लेक बेगूसराय, ठीक है। और ये इंडिया का 39वां बना था, भारत का 39वां बना था और बिहार का पहला और एकमात्र है। तो 42 हो गए थे और 42 के बाद अगर हम लोग देखें उसके बाद भी कुछ डिक्लेयर हुआ था, तो 4 टोटल डिक्लेयर किया गया है। इन चारों से पूछ सकता है टोटल कितने हो गए, तो 46 हो गए और 46 हो गया, और इसमें इन चारों से पूछ सकता है। तो एक कौन सा है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर ये भी हरियाणा में है, गुजरात में है। थोल झील है और बाधवाना, तो 2 हरियाणा के और 2 गुजरात के हो गए, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पे है गुड़गांव में, किसी दिन चाहो तो आप लोग जाके देख सकते हैं यहीं पे, बिल्कुल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, हाँ बिल्कुल, तो टोटल कितने हो गए, अब 46 हो गए, ठीक है। ये चारों के नाम आप लोग याद कर लेंगे। कौन कौन सा, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, थोल लेक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी, और वधवाना वेटलैंड ये होगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा नाम। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वो बेसिकली 3 देश के बीच होता था, लेकिन एक और कंट्री है जिसको चाइना से खतरा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है ऑलरेडी, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी साथ में लेकर के भारत ने क्या किया है, तो भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश मिलकर के इनका अब क्या होता है, नेवल एक्सरसाइज होती है, नौसैनिक अभ्यास होता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो 4 देशों का क्या होगा, नौसैनिक अभ्यास होगा, नेवल एक्सरसाइज होगा। और इस बार हुआ है कहां पे, तो गुआम कोस्ट। गुआम कोस्ट कहां पे है जी, पैसिफिक ओशियन में, यानी कि अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट वाले एरिया में है गुआम, ठीक है, अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। और वहां पे ये चारों देश, इससे पहले जो 2020 वाला हुआ था वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हुए थे, 2 फेज में हुए थे, आपको याद होगा पिछले साल भी हुए थे ये, हाँ बिल्कुल। तो पिछले साल जो हुए थे वो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल दोनों में हुआ था, और इस बार जो हुआ है ये गुआम कोस्ट वाला एरिया है, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में, जहाँ पे ये चारों देश ने मिलकर के अपना नेवल एक्सरसाइज किया है, जिसको, हाँ अच्छा, उसमें देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूं कि जैसे एयरफोर्स, आर्मी या मिलिट्री होती है, ये होती है ना नेवी, तो उसमें होता यह है कि युद्ध तो प्रॉपर हो नहीं रहा है। लास्ट बार आपको याद हुआ तो अंतिम बार युद्ध कब हुए थे भारत के, 71 में, नहीं युद्ध उसको माना गया ऑफिशियली 71 को माना गया था, कारगिल को नहीं माना गया था युद्ध, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए कि अगर 20-20 साल तक किसी देश की कोई सेना युद्ध नहीं लड़ती है तो वो क्या हो जाएगी, आराम से खा पी करके तोड़ निकल जाएंगे, घी वाले खा रहे, पराठे खा रहे पड़े हुए। और जब अचानक से, नहीं बिहार में जब वो आती है, फोन आता है थाने को कि यहाँ पे डाकू आ गया है, सबसे पहले तो उनको तैयार होने में समय लग जाता है, एक अच्छा खासा समय लग जाता है, ठीक है। पहले तो याद है हम लोग के बचपन में कि महिंद्रा वाली जीप मिलती थी तो वो धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता था पहले, महिंद्रा की जो कमांडर जीप होती थी, अब जिप्सी है नहीं। लेकिन ये तो निश्चित है कि पुलिस घटना के बाद ही पहुंचती है, अभी भी, चाहे पुलिस को हेलीकॉप्टर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, पुलिस घटना के बाद ही पहुंचती है। चाहे वो, कभी नहीं देखा होगा कि बैंक लूटते हुए पुलिस घेर ले, ऐसा नहीं होता है। हाँ तो चलिए, खैर नहीं, तो यूपी में तो ऐसा हो चुका था, नहीं ये एक शर्मनाक विषय था। और यूपी में तो 4 क्रिमिनल्स को यूपी पुलिस ने घेर लिया और वो चारों क्रिमिनल छिप गए गन्ने के खेत में, और उसके बाद जाकर के पुलिस ने क्या किया कि ये क्या करते हैं उसको, फायरिंग शुरू की, तो पता चला कि सबके ट्रिगर फंस गए। तो ये भी घटना हुई थी, और उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया था पुलिस को अपनी टीम को बचाना, क्योंकि किसी के बंदूक नहीं चले थे। तो फिर उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर था उसने आवाज निकाली, ठाई ठाई ठाई, ठीक है, तो लगा कि जैसे पुलिस, बिल्कुल। खैर, तो अभ्यास में होता यह है, ठीक है, अभ्यास में होता यह है, एक्सरसाइज में होता यह है कि एक क्या होता है कि मॉक ड्रिल टाइप का होता है, जैसे ना रेस्क्यू वाली टीम जैसे मॉक ड्रिल करती है। जैसे दिल्ली में कभी कभी अगर आप लोग अचानक से आएंगे, अभी तो आप लोग दिल्ली में नए हैं जो लोग, तो अचानक से ऐसा होगा कि आपको मेट्रो स्टेशन में एकदम पता चलेगा कि कुछ अफरा तफरी मच गई और एकदम से सील कर दिया गया, तो आप लोग को घबराना नहीं है, आतंकवादी नहीं होता, वो नकली आतंकवादी की घटना होती है, ठीक है। वो मॉक ड्रिल करके रखा जाता है ताकि अगर असल में ऐसी कोई घटना हो तो उसको निपट सके। तो उसमें होता यह है कि जैसे मॉक ड्रिल होती है, जैसे दिल्ली मेट्रो के लिए भी होती है मॉक ड्रिल, दिल्ली के अंदर भी होती है, तो उसमें होता यह है कि नकली वाले आतंकवादी सबको पोजीशन दे दिया जाता है और वहां से गोली चलाई जाती है, वैसी गोलियां जो वो ना करे, नुकसान ना करे, ठीक है। और वहां से कुछ लोगों को ऐसे आतंकवादी बना करके भी दे दिया जाता है कि और फिर उससे देखते हैं कि वो कैसे निपट रहा है, कैसे वो पोजीशन ले रहा है, कैसे उसमें कुछ
जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको भी रख दिया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि इनको गोली लग गई है। तो वो एक तरफ ऑपरेशन के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहा है और कैसे खुद को बचते हुए उनमें से जो नागरिक है, घायल नागरिक को निकाल के एम्बुलेंस में डाल रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, फर्स्ट एड कर रहा है, ये सारी चीजें हो जाती है, वो प्रैक्टिस होती है वो, ठीक है, मॉक ड्रिल में होता है। दिल्ली मेट्रो में मेरे सामने एक बार हो गई थी, अचानक से हमें लगा कि कोई घटना हो गई है, ठीक है, ये होती है, दिल्ली मेट्रो करती है टाइम टू टाइम, सीआईएसएफ भी करती है। तो इसी से ऐसे ही होता यह है कि अलग अलग देश के जो सेना होते हैं, वायु सेना होते हैं, वो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर के और साथ में मिलकर के वो इस प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे वो अपने आप को नहीं, तो आपको आज के दुनिया में तैयार रहना पड़ेगा ना कि कहीं पे भी हो सकता है कि बमबारी हो जाए, गोलीबारी हो जाए, आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया ऐसी है, एकदम से डर जाएंगे सामान्य नागरिक, ठीक है, आपको तैयार, हर नागरिक को तैयार रहना पड़ेगा। एकदम से ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको बचा लेगी, कुछ मामलों में आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि जैसे फायरिंग चल रही है तो पुलिस आपको बचाने आएगी, उससे पहले आपका काम है कि आप जमीन पे, फर्श पे लेट जाइए, ताकि नहीं, देखिए होता यह है, देखिए क्या होता है कि हेलमेट पहनने के बाद भी लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो सकती है, लेकिन वो मामले कम होंगे। अगर फर्श पे कोई लेट जाएगा तो क्या होगा उससे कि कम से कम गोली लगेगी। अगर कोई खड़ा होकर टहल रहा है तो गोली का शिकार बन सकता है नीचे। चलिए, तो मॉक ड्रिल में यही होता है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक की प्रॉपर जो है, प्रॉपर इसकी कंटेंट की सेटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं बच पाया था अभी के टाइम। तो जितनी चीजें हैं मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी बेसिक करा देता हूं आप लोगों को। इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाई थी, समय था नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें, ये फॉन्ट दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से? इसको मुझे सही करना था, पूरा बड़ा बनाना था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाया। 23 जुलाई को शुरू हुई थी। कितने तारीख को शुरू हुई, कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलेंगे देख लीजिए। 23 जुलाई 2021 को हुई, होना था 2020 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही नाम रहेगा। औपचारिक रूप से घोषणा की गई कब, इसको समाप्ति की घोषणा 8 अगस्त को। तो 23 जुलाई को शुरू हुई थी, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त, बिहार डेट पूछता है इलेक्शन के भी, खेलों के भी। तो 23 जुलाई 2021 को शुरू हुई, 8 अगस्त को खत्म हुई। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक ने घोषणा की इसकी। एक इंफॉर्मेशन बना, टोटल पूछेगा टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? 205 देशों ने भाग लिया था। कितने खेल कराए गए थे? टोटल 33 खेल कराए गए थे, ठीक है। 339 इवेंट्स हुए थे और 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हाँ नहीं, 205 देश था। एक जो है रसिया कंट्री के रूप में शामिल नहीं हुआ था, वो आरओसी के रूप में हुआ था, आईओसी या आरओसी करके। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या था कि रशिया को बैन कर दिया गया था 2 साल के लिए अलग अलग इंटरनेशनल खेलों में भाग लेने के लिए, डोपिंग के मामले को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे थे, पहलवान भी वगैरह, ऑस्ट्रेलिया कह रहे सॉरी रसिया, तो रसिया के कुछ ऐसे बॉक्सर्स और कुछ पहलवान शायद ऐसे थे जो डोपिंग में पाए गए थे। तो डोपिंग में जब दोषी पाया जाता है, यानी ऐसे क्या कहते हैं, नशीली सामान का यूज करना जिससे खेल में वो चीटिंग कर सके, ठीक है, तो वैसे अगर खिलाड़ी को पाया जाता है, इन्वॉल्व होता है, तो खिलाड़ी को बैन किया जाता है। लेकिन उसमें देखा गया कि ये बड़े पैमाने पर जो ये डोपिंग है वहां की ओलंपिक कमेटी करवा रही थी, वहां की सरकार करवा रही थी, ताकि उसका देश ज्यादा से ज्यादा पदक जीत। इसीलिए पूरी रशिया को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। 2 साल के लिए बैन हुआ, जिसकी वजह से उस 2 साल के ड्यूरेशन में ये 2021 का ओलंपिक भी आ गया है और 2022 वाला भी एक खेल का इवेंट होना है, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल है कि रसिया में जो खिलाड़ी प्रतिबंधित हुए हैं, पूरी रसिया प्रतिबंधित हुई, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नहीं शामिल है उसमें, तो उनको ओलंपिक कमेटी के बैनर के अंदर जो है उसने भाग लिया। कंट्री को रिप्रेजेंट तो किया उसने, लेकिन वो ओलंपिक कमेटी की जो बैनर है, कंट्री के रूप में नहीं, रसिया की ओलंपिक कमेटी के बैनर के अंदर उन्होंने भाग लिया है, ठीक है। तो वो एक देश नहीं हुआ ना, तो शायद इसीलिए 206 दिखा रहा होगा उसमें। चलिए, तो 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी ने भाग लिया। 23 जुलाई को शुरू हुआ, 8 अगस्त को समाप्त हुई। थॉमस बाक ने इसकी घोषणा की। और ये कौन सा संस्करण था? 32वां। सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1896 में पहले ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। वेरी गुड, चलिए ठीक है, आगे। शुभंकर कौन था इसका? हर खेल में क्या होता है कि एक जानवर को चुना जाता है जिसको शुभंकर बनाया जाता है। तो इस बार कौन था? मेरा तावो, मेरा ही तौबा। 1 मिनट, कहां चला गया?
मेरा ही तोबा, ये सेटिंग नहीं हो पाई, मैं सेटिंग कर दूंगा प्रॉपर इसको बना करके। ठीक है, इस बार एक चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि ओलंपिक का जो थीम होता था, आदर्श वाक्य जो होते थे उसके, ठीक है, वो मोटो जो होता था वो होता था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये होता था। और इसमें एक लाइन इस बार क्या जोड़ दिया गया, टुगेदर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहले था फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर, और बाद में इस बार पहली बार जोड़ा गया इसको टुगेदर। ठीक है, अब भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं, इंडिया का क्या रहा। वर्ल्ड का पूछेगा नहीं, देखिए टोक्यो में कितने फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई ठीक ही नहीं है। कितने सबसे ज्यादा जीता, सबसे ज्यादा उम्र में किसने गोल्ड मेडल जीता, सबसे कम उम्र में किसने जीता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी उतना पे जाएगा। बीपीएससी जब क्वेश्चन बनाएंगे टोक्यो ओलंपिक से तो हाँ नहीं, वो खैर तो तब भी क्वेश्चन पूछने का एक लिमिट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने खैर उसी में से चुन लेंगे, उसी में से चुन लेंगे कुछ को। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्ट्स तो आपके पास वैसे भी ओलंपिक में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी उसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेंट कर रहा है। तो इंडिया से क्या क्या फैक्ट बन सकता है टोक्यो ओलंपिक में, देख लीजिए। इस बार भारत के टोटल 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 125 पहले थे, बाद में एक गया था पीछे से, पता नहीं उसका छूट गया था या जो हुआ हो। ठीक है, तो टोटल भारत से पूछेगा कि भारतीय दल में कितने खिलाड़ी थे, तो 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से। ठीक है, जो अब तक का क्या है, सबसे बड़ा दल है, अब तक का सबसे बड़ा दल है। टोटल कितने कंपटीशन में इंडिया ने किया पार्टिसिपेंट, ठीक है, 28 प्रतिस्पर्धा में किया। जब ओलंपिक का सेरेमनी चल रहा था, ओपनिंग सेरेमनी चल रहा था, तो उसमें भारत के फ्लैग लेके आगे कौन जा रही थी, मैरी कॉम जा रही थी। हाँ ठीक है, एक और खिलाड़ी थे मनदीप सिंह, हॉकी के जो कैप्टन थे मनदीप सिंह, वो थे। तो मैरी कॉम आगे आगे थी, तो मैरी कॉम का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद जब समापन हुआ था, तो उस समय बजरंग पुनिया जो थे वो इंडियन फ्लैग लेकर आगे चल रहे थे, जब उसके बाद कंक्लूडिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी। ठीक है, अब तक का भारत का सबसे बढ़िया प्रदर्शन माना जाएगा, क्योंकि 7 मेडल इंडिया ने आज तक किसी में भी ओलंपिक में नहीं जीता था। तो इतने इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आए। देखिए अब जाकर के देखिए इसको, मैं मुझे लगता है थोड़ा बड़ा जूम नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, इसको मुझे, ठीक है, तो मेडल की अगर मैं लिस्ट देखूं तो मेडल के लिस्ट में भारत का जो स्थान है वो 48वां है। बाकी देश हमें नहीं करना है। सबसे पहले स्थान पे कौन है, यूएसए, पिछले बार चाइना था ना, उसके बाद जाकर के चाइना, थर्ड में जापान, फोर्थ में तो ब्रिटेन है, नहीं करना है हमें उतना है। और इंडिया टोटल कितने मेडल है, 7 मेडल। रैंक क्या है इंडिया की, 48th रैंक है। गोल्ड एकमात्र नीरज चोपड़ा, ठीक है, 2 सिल्वर दहिया, चलिए, और ब्रॉन्ज 4 पीवी सिंधु, उसके बाद जाकर के लवलीना, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम। ठीक है, तो 4 ब्रॉन्ज भी थे, तो टोटल वेरी गुड, तो टोटल 7 मेडल थे। यहां से देखिए अब ये जो बन करके आएगा ये लिस्ट, इसमें भी फोटो नहीं बन पाई, मेरे पास आज बहुत ज्यादा समय नहीं था इस सब को करने के लिए। ट्रांसलेट का भी काम करना पड़ता है बैठ के, पता ही होगा आप लोग को, टाइपिंग भी खुद करनी पड़ती है। तो मीराबाई चानू से स्टार्ट करते हैं, जो भारत के जो मेडल विजेता है 7, उसमें से वेट लिफ्टर है ये, यानी कि वजन उठाने वाली है। ठीक है, 24 जुलाई को शुरुआत की इन्होंने भारत को मेडल देना, और 49 किलो वर्ग में इन्होंने क्या किया, वेट लिफ्टिंग में भारत को क्या दिलाया, रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल, भारत का पहला मेडल मणिपुर की है मीराबाई चानू। ठीक है, पीवी सिंधु के साथ क्या क्या रिकॉर्ड है देख लीजिए। बैडमिंटन खिलाड़ी है, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है चाइना के खिलाड़ी को हरा करके, और 2 मेडल व्यक्तिगत इवेंट में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, और पहला महिला खिलाड़ी मैंने वर्ड यूज किया। ठीक है, और पहले खिलाड़ी की अगर बात करें तो सुशील कुमार होंगे 2008 और 12 दोनों में, हाँ अभी जेल में तिहाड़ में है। ठीक है, तो सुशील कुमार बैक टू बैक 2 बार, एक बार ब्रॉन्ज और दूसरी बार सिल्वर। ठीक है, 2 बार जीते थे। जापान के खिलाड़ी से फाइनल में हार गए थे लंदन में 2012 में। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने 2 जीते थे। तो इस तरह से पहली भारत की महिला खिलाड़ी होगी जो व्यक्तिगत में क्या है, 2 मेडल जीती है बैक टू बैक। चलिए, लवलीना बोरगोहेन कहाँ की है, असम की है, ये पता होगा, मुक्केबाज है, असम की मुक्केबाज है, और टोक्यो ओलंपिक में क्या जीती है, तो ब्रॉन्ज जीती है। और अगर हम लोग देखें तो ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज है। भारत की मैरी कॉम के बाद दूसरी ऐसी इंडिया में बॉक्सर है जिसने, महिला बॉक्सर है जिसने मेडल जीते हैं ओलंपिक में, लवलीना असम की है। चलिए,
नहीं, महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम महिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे। उसके बाद बात कर रहे हैं लवलीना की, हो गई। उसके बाद नेक्स्ट भारतीय पुरुष हॉकी टीम, कप्तान कौन थे? मनदीप सिंह और एक मनप्रीत सिंह। और 41 साल के बाद ऐसा आया कि भारत ने मेडल जीता। हालांकि 41 साल पहले भारत ने जो जीता था वो गोल्ड मेडल जीता था, वो जीता था भारत ने मॉस्को ओलंपिक में। हाँ, 1980 में हुआ था, 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था और वो भारत का लास्ट मेडल था, गोल्ड मेडल था हालांकि वो, ठीक है, वो भारत का लास्ट गोल्ड मेडल था और लास्ट मेडल भी था हॉकी में। हालांकि अब भी भारत के पास एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा हॉकी में गोल्ड मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ही मिला हुआ है वर्ल्ड में, अभी तक वो रिकॉर्ड है ओलंपिक का, जो अभी, हाँ 28 में पहला मिला था, ध्यान। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम की अचीवमेंट ये रही कि वो चौथे स्थान पे रही थी, ठीक है, और वो भी कम नहीं था अचीवमेंट, उसको भी कम नहीं माना जाना चाहिए। कुछ लोग जो चूक गए थे, रवि कुमार दहिया दिल्ली के हैं, ठीक है, और ठीक है हरियाणा के हैं लेकिन दिल्ली में पढ़ाई किया है इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल। तो पहलवान मतलब पत्नी पति में से एक हो गया तो फिर वो हो जाएगा ना, अन्याय होगा दोनों में से एक के साथ, शोषण होगा, उससे अच्छा है दोनों पे क्या। आगे, रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता है पहलवान फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के हैं, वैसे दिल्ली के भी माने जाते हैं, दिल्ली में भी पढ़ाई किया उन्होंने। बजरंग पुनिया ये भी हरियाणा के हैं और कांस्य पदक इन्होंने जीता है, 7 अगस्त को इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये सारे के सारे भारत में कौन थे? मेडलिस्ट थे। और सबसे लास्ट में सबसे अच्छा न्यूज आया, और 87 मीटर से भी ज्यादा भाला फेंक करके, नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में भी उसने प्रभावित किया। तो जेवलिन थ्रो पहली बार लोगों ने जाना भारत में कि जेवलिन थ्रो का मतलब क्या होता है, भाला फेंक होती है। और हाँ बिल्कुल, 7 अगस्त को मनाया जाएगा, जिस दिन उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल, जिस दिन इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था। चलिए ठीक है। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, जेवलिन थ्रो यानी एथलीट वर्ग में आते हैं, एथलेटिक्स वर्ग में आते हैं, और इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया। और व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो ये भारत का दूसरा ही गोल्ड है मात्र, अभिनव बिंद्रा के बाद, ठीक है। व्यक्तिगत वाले में देखें, हाँ हाँ 10 मीटर पिस्टल में था, हाँ 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर वाले इवेंट में जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। एयर पिस्टल जो होती है 10 मीटर वाली। नहीं, अब सोशल मीडिया का जमाना है ना, उस समय जियो का नेट नहीं आया था ना, इतना सस्ता नहीं था। चलिए ठीक है। तो भाला फेंक में इन्होंने जीता। चलिए, ये सारे के सारे जो न्यूज है वो अगस्त के न्यूज है आपके, ठीक है। इतना ही न्यूज है अगस्त का, ठीक है। और बाकी कई सारे मैगजीन को लगता है कि इससे ज्यादा भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। आप लोग भी कोई ना कोई मैगजीन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसके भी पीडीएफ आप लोगों को शाम को मिल जाएगा, मैं घर जाऊंगा अभी तो बना करके दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए, देखिए उनको किताब बेचनी है तो वो 200 पेज का नहीं बनाएंगे तो फिर वो प्राइस कैसे रखेंगे, ठीक। तो कोई नहीं, पढ़िए, दोनों 2 सोर्स पढ़िए, पास ही तो करना है। दिल्ली आए हैं पढ़ाई करने के लिए ही, जब आए हैं तो पढ़ना ही है। 1 ईयर, हाँ दिसंबर का मैं कवर करवा दिया है मैंने, दिसंबर भी, हाँ 13 महीने लगभग मैंने कवर, चूंकि मैं उस समय दिसंबर इसलिए करवा रहा था क्योंकि बाद में एग्जाम की डेट जनवरी गई है, पहले दिसंबर थे ही ना एग्जाम के डेट आ गया। 206 कंट्री है ना, प्रीति पूछ रही है। हाँ 206 कंट्रियों ने भाग लिया था, कह सकते हैं 205 होगा प्लस 1 होगा 206, हाँ 206 ही होंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ तो उसमें देखिए कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट कंट्री के रूप में करते हैं, लेकिन पूरी तरह से देश अभी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ रिफ्यूजीज जो होते हैं वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो उस देश में है नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो कुल मिलाकर के तो इतने इन्फॉर्मेशन थे, हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये न्यूज है आप लोगों के जुलाई और अगस्त के। हाँ एक स्टूडेंट कह रहे हैं आनंद कुमार प्रियदर्शी के एडुटेरिया वाले बुक में 206 है, तो 206 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 205 ही कंट्री है, वैसे कंट्री तो 205 ही है। चलिए तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को। शाम हाँ अब सितंबर अक्टूबर में कुछ न्यूज है ज़्यादा।
ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आपके न्यूज़ बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा सितंबर में। हाँ, सितंबर में आपके न्यूज़ बढ़ जाएंगे। अब तो हो सकता है कि सितंबर को ज़्यादा डिटेल में कराएं। सर इसमें एक अगस्त में था सर, ये भारत फ्रीज ये की है सर, नितिन गडकरी एक नया बाइक लेते मतलब वो भी व्हीकल लेंगे। अच्छा, इसमें वो भी व्हीकल आप लीजिएगा, पहले होता था ना दूसरे स्टेट में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना। चलिए, पीएच अगर आपके पीएच नंबर हो गया ना तो फिर उस पे वेरी गुड। चलिए चलिए, हाँ जितना ऊंचा ऊंचा जो बन रहा सब लगा के बन रहा है, तो आंख बंद से मारी सबसे ऊंचा कहाँ लगा? नहीं, हिमाचल में नहीं, हिमाचल में एक है ना जो अटल टनल जो है 10,000 प्लस फीट हाइट वाली में सबसे ऊंचा टनल वो होगा वर्ल्ड में। सोलर पैनल कहाँ लगा है? लद्दाख। सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल लद्दाख। सबसे ऊंचा रोड लद्दाख। चलिए, वेरी गुड। करंट अफेयर से 2000 अभी जो लास्ट एग्जाम हुई थी उसमें 25 प्लस आ गए थे क्वेश्चन। ठीक है, 25 प्लस थे। हाँ इंडिया 24 तक छोड़ दिया था और बिहार में छोड़ दिया था। हाँ, वही वाली बात है। नहीं तो देखिए, ये है, इस बार ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है इस बार उसी बुक से आ जाए जिस बुक से पिछले बार आया, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरते। ठीक है, वो सोर्स भी पढ़ ले, मेरे वाले भी सोर्स पढ़ ले, उसको भी पढ़ ले, दो तीन यूज कर ले। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए।